ये रिकॉर्डिंग करते हुए पेज ही आगे हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने वापस इधर से स्टार्ट किया है। अब इसमें हमारे पास क्या है, जॉन लिली। अब जो अगला आता है वो जॉन लिली आता है। अब वो क्यों ये हमारे पास जो था वो यूनिवर्सिटी विट्स में से था, तो वो उसने जो है उसने भी स्टडी किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उसने 2 रोमांसेस लिखे। एक का नाम था यूफोस द एनाटमी ऑफ विट एंड इट्स सेक्वल, और जो सेकंड पार्ट जो उसने लिखा वो क्या था, यूफोस एंड हिज इंग्लैंड। आज जो फर्स्ट बुक उसने पब्लिश की 1578 में, जो वाइल जो अदर थी वो 1579 में हुई। लिली ने जो थे वो नेम जो रखे, एक था यूफोस फॉर हिज प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट के लिए उसने नाम लिखा यूफूस, और रॉजर एशम्स बुक जो थी स्कूल मास्टर उधर से। अब लिलीस की जो यूफूस थी वो एक ग्रीक नोबल मैन था, और इसकी जो फर्स्ट बुक थी ना उसने जो टाइटल वही लिखा अभी जो मैंने पढ़ा, द एनाटमी ऑफ विट। द प्रोटैगनिस्ट जो यूफूस था उसने विजिट किया इटालियन सिटी ऑफ नेपल्स में, कि वो अपने जो फ्रेंड है ना वो यूफूस जो था ना वो जाता है अब इटालियन सिटी में, इटालियन शहर में जाता है, सिटी ऑफ जो नेपल्स था उधर वो जाता है। क्यों जाता है, वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। यूफूस में क्या है, यूफूस जो बंदा है, लिखा किसने है जी, लिलीस ने लिखा है, जॉन लिली ने लिखा है ये वर्क। ये बता रहा है एक यूफूस बंदा है, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए इटालियन सिटी ऑफ नेपल्स में जाता है, अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब उस दोस्त का नाम क्या है, फिलाटस। अब जो फिलाटस है ना उसका फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जो फिलाटस जो है वो नेपल्स में जो यूफूस है वो उससे वो अपनी दोस्त की फियांसे जो लुसेला है ना उसी से मोहब्बत हो जाती है। कितनी अजीब बात है ना। अब देखें, एक बंदा अपने दोस्त से मिलने आया है तो अब उसे एक वो लड़की पसंद आ गई है, और वो आई भी कौन है, जो उसी की उसके दोस्त की मंगेतर है। तो क्या होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं देखें, वो क्या होता है, वो उसकी मतलब नहीं करती है वो, और इंटरेस्ट और किसी वो से और कोई बंदा अच्छा लगने पड़ता है। समझ नहीं आती मुझे, समझ नहीं आती बनाने वाले ने बनाया क्या है, लिखा क्या हुआ है और बताया क्या हुआ है। एक बंदा है, यूफूस है, वो अपने दोस्त से मिलने गया है, इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। वो अपने दोस्त से मिलने गया है जिसका नाम जो है वो फिलाटस है। अब जो फिलाटस है उसकी जो फियांसे है, मीन्स की फियांसे मंगेतर ही होती है, तो उससे शादी होगी ना। तो अब इन्होंने बनाया हुआ है कि जो यूफूस है वो उससे मोहब्बत करता है, जो लुसेला है वो उससे इनकार करती है, और उसे और कोई इंटरेस्टेड और कोई अच्छा लगने पड़ता है। इससे क्या मुराद है, ना उसने फिलाटस से भी शादी नहीं की, नहीं ना उसने करनी है। अब मैं नेपल्स में यूफूस जो था वो हमने कर दिया। सेकंड बुक में क्या हुआ, जो यूफूस जो है वो इंग्लैंड में है, एंड हिज इंग्लैंड में क्या है, जो प्रोटैगनिस्ट जो थे वो रीयूनाइट होता है अपने फ्रेंड फ्लैटस से, और वापस ये बोथ जो हैं वो ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड में। अब इस टाइम क्या होता है, जो फ्लैटस है ना, फ्लैटस अब वो उससे मोहब्बत हो जाती है, और जो यूफूस होता है ना वो उसे सिर्फ देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, जिसने अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंस से सीखा है, और वो सिर्फ अपने दोस्त को ही तकता रहता है, ठीक है जी। अब उसकी जो प्रोज वर्ड्स थे ना, जो जो रिटर्न लिखे वो वेल निटेड प्लॉट्स थे, वो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई। देखिए मेरी बात सुने। पहले इन्होंने बात की बनाते हुए एक जो मिस्टेक जो मुझे नज़र आई, आई डोंट नो कि आपको वो नज़र आई या नहीं आई। हर किसी की अपनी राय होती है, और राय देना कोई गलत चीज़ नहीं है। एक बंदा है जिसकी पहले की अगर बोलते हैं ना सिर्फ कि वो उसकी फ्रेंड है तो मुझे समझ आ जाती है। अब उधर फियांसे लिखने का क्या मतलब था। अब जब उसकी वो फियांसे थी तो उसी से शादी करनी थी, तो पहली तो बुक में उन्होंने ये गलती की। अब दूसरी में क्या हुआ, चलो उस फियांसे ने कर दिया, तो अगले में वो जो है वो फ्लैटस को वापस मोहब्बत हो जाती है किसी और से, और उसका जो यूफूस है ना, यूफूस देखता ही जाता है, सिर्फ वो देखता है, उसे पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। वैसे अच्छी है, इस तरह आपको समझ भी आ जाएगी।
ये जो अजीब अजीब बीच में आ जाते हैं ना, उसमें हमारे पास उसके बाद आता है जो कंटेंट है। ये जो इनका कंटेंट है वो कन्वर्सेशंस, और इसमें ना उसके बाद हमारे पास आता है जो इसके ड्रॉबैक्स हैं। देखें ना, डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स दीज वर्क्स आर सिग्निफिकेंट फॉर टू रीज़न। बस इसमें दो रीज़न्स हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। देखें इनमें गलतियाँ हैं। तो अब इसमें जो है फर्स्ट ही जो प्रोज है ना लिली के, वो न्यू स्टाइल ऑफ इंग्लिश प्रोज हैं जिसे यूफोइज्म कहते हैं। उसके अलावा जो है उसने सिग्निफिकेंट करेक्टर रखे, उनके सेम लेंथ, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से जो सेकंड वजह ये थी कि जो इसके जो वर्ड्स थे ना वो क्रिटिसिज्म पे बेस करते हैं और ये सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। तो होता है ऐसा ही है, रियलिटी में भी आपने ऐसा देखा होगा कि एक बंदा है जिसकी एक मंगेतर है और बाद में उसे और कोई पसंद आ जाता है तो वो और किसी से साथ चली जाती है, मीन्स उससे शादी हो जाती है। और ये इसीलिए ये मंगनियाँ वाला सिस्टम ना वो अच्छा नहीं होता। अब उसके बाद जो है लिली जो है वो नेपल्स की सेटिंग में रखता है अपने फर्स्ट वर्क में। और ये मतलब ये सारी चीज़ें अब यूफोइज्म के बारे में हमने देख लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना हमारे पास वो ये सारा वही है। हाँ ना, नहीं उसके बाद हमारे पास थॉमस नैश आ जाता है। अब थॉमस नैश कौन था? ये फेमस पेम्फलेटियर था। पेम्फलेट जो होते हैं ना, पेम्फलेट बुक्स ही होती होंगी ना, तो वो लिखता था आई थिंक, तो इसलिए इसे पेम्फलेटियर बोलते हैं। अब जो था ये जो था ना, इसने ये प्रोज रोमांस लिखे थे। इसका जो पहला था वो क्या था? द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, और ये सारी जो हैं वो उसने पब्लिश की थी 1594 में। ये थॉमस नैश की बात हो रही है, ये एक पेम्फलेटियर था। फेमस पेम्फलेटियर जो था वो थॉमस नैश था। ठीक है जी, उसने ये सारी चीज़ें, बस इतना ही बहुत है इसके लिए कि इसने ये लिखा था। उसके बाद मेरे पास आता है कि थॉमस डेलनी। ठीक है जी, थॉमस डेलनी कौन था? थॉमस डेलनी जो था वो एक उसे ऐसे मतलब एक वीवर, एज अ वीवर उसे ट्रेन किया गया था। और उसके जो प्रोज वर्क थे ना वो मतलब ये कंटेम्प्रेरी आर्टिजन्स को मतलब वो डिपिक्ट करते थे, मतलब उसमें वो आर्ट वगैरह नज़र आती थी। 1590 में जो था वो जैक डेलनी ने एक थ्री टेल्स जो है प्रोज में थ्री टेल्स प्रोज में लिखे, जिसमें पहला था जैक ऑफ न्यूबरी, सेकंड था जेंटल क्राफ्ट, और थर्ड था वो थॉमस ऑफ रीडिंग था। तो जो फर्स्ट ऑफ जो उसके दीज जो वर्ड्स से जो जैक ऑफ न्यूबरी है वो क्या था? वो एक तीन बातें हुई ना, तीन बातें हुई जो उसने की, और उसने वो तीन टेल्स लिखी थी, वो तीन स्टोरीज लिखी थी। तो जो फर्स्ट थी ना उनमें जैक ऑफ न्यूबरी, अब उसमें क्या था कि उसमें बताई गई थी स्टोरी एक वीवर की। ठीक है, उसमें क्या था, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और वो क्लोथियर बन जाता है, और उसके जो वो मतलब किस्म के आगे लोग भी रख देता है। मीन्स पहले वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, वो खुद वीवर करता है। वीवर वही होता है ना, वो जो कपड़े उनको वो क्या कहते हैं उसे, वो काम करते हैं उन पे, वो वीवर था। फिर क्या हुआ जी? वीवर था ना, किधर गया है? हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि वो वीवर था और उसने हमारे पास ये बुक्स लिखी थी। सॉरी, बुक्स किधर लिखी थी? उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया जी। फिर वो अमीर हुआ थोड़ा, उसने आगे और बंदे रख लिए, पता नहीं है कैसे अमीर हो गया ऐसे करके। उसके बाद जो सेकंड उसने लिखी ना, थॉमस ऑफ रीडिंग, ये क्या था? ये भी क्लोथियर था। अब पहला भी क्लोथियर था, दूसरा भी क्लोथियर था। तो तीसरी जो बात हुई ना, तीसरी जो बात हुई है वो है जेंटल क्राफ्ट। ठीक है, जेंटल क्राफ्ट जो था वो क्या था? ये शू मेकर्स की लाइफ के बारे में। मीन्स इसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। पहले एक शू मेकर, पहले उसने कपड़ों के बारे में किया, वो जूतों के बारे में हो रही है बात। अब जो डेलनीज जो प्रोज वर्क थे वो रियलिस्टिक है, मतलब रियलिटी पे बेस करते हैं, ज़ाहिर बात है। अब उसके बाद जो थे उसके जो डायलॉग्स थे और ये जो थी वो सिंपल थे।
अनएडोन स्टाइल था और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद मिसलिनियस प्रोज वर्क आ जाते हैं। देखें, पेम्फलेट्स और जो शॉर्ट बुक्स थी वो पॉपुलर फॉर्म जो थी वो थी राइटिंग की 16th सेंचुरी में, और उसमें जो थे वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था। हमने देखा पॉलिटिक्स को किया गया, रिलीजन, लिटरेचर, एजुकेशन एंड इवन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ उसमें आ गई थी। अब उसमें जो कुछ ऐसे पेम्फलेट्स थे जो जिनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है, जिनमें से एक पहले आ जाता है थॉमस नैश की 1594 में, जो उसने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो पेम्फलेट लिखा था जिसका नाम था पियर्स पेनीलेस, को बहुत ही ज़्यादा ना वी कैन से दैट कि उसे शोहरत मिली और उसकी सप्लिकेशंस जो थी डेवल्स के साथ। उसके बाद इस पेम्फलेट में जो है पियर्स जो था वो एक अनसक्सेसफुल राइटर था और वो कंप्लेन करता था उसकी मिसफॉर्चून्स के बारे में। तो वो एक जो था सिमिलरली जो रॉबर्ट ग्रीन था उसने एक पेम्फलेट लिखा था जिसका टाइटल उसने लिखा था ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विद अ मिलियन रिपेंटेंस, तो मिलियन रिपेंटेंस, तो उसने वो लिखा था। वो जो स्टोरी थी वो 3 करेक्टर्स के बारे में थी। अब वो स्टोरी किसके बारे में थी कि 2 ब्रदर्स के बारे में, रोबर्टो प्ले राइट एंड लुकानियो अ बिजनेसमैन। समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। रॉबर्ट ग्रीन ने एक पेम्फलेट लिखा जिसका टाइटल था ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन रिपेंटेंस। ठीक है जी, ये स्टोरी जो थी ये 3 करेक्टर्स इसमें आ जाते हैं। इसमें जो 2 ब्रदर्स की बात हो रही है, रोबर्टो एक प्ले राइटर है, ठीक है, एंड लुकानियो अ बिजनेसमैन एंड अ कर्टिजन। ठीक है, ये अलग बात हो रही है। 3 करेक्टर्स हैं, लुकानियो बिजनेसमैन है, लमीलिया जो है वो कर्टिजन है, और जो रोबर्टो है वो भी प्ले राइट है। इसमें क्या है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो डायलॉग्स और यानी सारा कुछ ये करते हैं। अब देखें, ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया, वैसे ही हमने इतना वो किया। उसके बाद जॉन चेके, अब इसके कैसे पढ़ना है जॉन चेके। अब जॉन चेके ने क्या किया था, ये प्रोफेसर थे ग्रीक लैंग्वेज में, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया था, और ये एक ट्यूटर थे ग्रीक लैंग्वेज के भी एडवर्ड 6 और एलिजाबेथ 1 में। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दी हार्ट ऑफ सेडिशन जो था वो टाइटल था पॉलिटिकल पेम्फलेट के, जो चेके ने लिखी थी 1549 में। एक पॉलिटिकल पेम्फलेट लिखा था, किसने लिखा था, चेके ने लिखा था। नाम क्या था उसका, हार्ट ऑफ सेडिशन। ये किस लिए लिखा गया था, ये जो गवर्नमेंट ने ये डिफेंड करने के लिए जो वो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे रिफॉर्मेटिव एडवर्ड 6 के दौर में। उसके बाद मेरे पास आते हैं जी स्टीफन गॉसन जो थे उसने एक पेम्फलेट लिखा था द स्कूल ऑफ अब्यूज़ नाम से, जिसमें हमारे पास ये प्लेजेंट इंटरेक्टिव इन्वेक्टिव जो थे अगेंस्ट पोइट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स, जेस्टर्स, और उनके सारे में इसमें किया गया था। अब जो गॉसन था उसने पेम्फलेट में क्या किया, क्रिटिसाइज किससे किया, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को और थिएटर को, और कहा था कि ये जो थे ना ये इमोरल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो उसके जो पेम्फलेट थे वो सर फिलिप सिडनी ने क्या किया कि उन्होंने एक बुक लिखी, उसने डिफेंड किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर मीन्स समझ आई इधर से। गॉसन जो था वो कहता था ना कि जो लिटरेचर है और ये जो चीज़ें हैं ना इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। तो सर फिलिप सिडनी जो थे ना उसने क्या किया, उन्हें डिफेंड किया। उन्हें कहा नहीं ऐसा नहीं है सिग्निफिकेंस है। क्यों नहीं है सिग्निफिकेंस है लिटरेचर की। ठीक है जी। अब सिडनीज की जो बुक थी ना उसने लिखा डिफेंस ऑफ पोइट्री और एन अपोलॉजी उसका नाम था, और जो पब्लिश हुई 1580 में। अब ये जो था ये सिग्निफिकेंट वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बंदा जो है एक वर्क को गलत बोल रहा है तो उसके लिए डिफेंड करना, अपना पक्ष रखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए जो ये है ना डिफेंस ऑफ पोइट्री, इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट।
अब हमारे पास आता है ये सिग्निफिकेंट जो वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये हमें याद हो गया। अब उसके जो आइडियाज़ थे आर नॉट ओरिजिनल येट द इन्फ्लुएंसी स्टाइल जो था वो उसका इम्प्रेसिव था। उसके अलावा ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जी कौन आ जाता है। अब उसके बाद कौन आता है, कौन आता है, शेक्सपियर्स के जो वर्क थे ना वो नहीं, अनदर सिग्निफिकेंट बुक जो थी, हम नीचे चले जाते हैं, वो किसने लिखी थी, थॉमस नैश ने। ठीक है, थॉमस नैश ने एक बुक लिखी थी किस नाम से, द टेरर्स ऑफ नाइट के नाम से, जो पब्लिश हुई थी 1594 में। अब जो राइटर थे ना इस बुक में, उनने एनालिसिस ऑफ रीजंस और इन चीज़ों पे लिखा। आप देखें, हैव नाइटमेयर्स एंड सी गॉड्स एंड ऑपरेशंस मीन्स, ये जो चीज़ें थी ना ये थॉमस नैश ने भी बुक्स लिखी थी। ये जो हिस्ट्री एंड बायोग्राफीज़ है ना, इसमें जो है वो सिंपल इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इसने ये काम किया, उसने ये काम किया। ये इतने ज़्यादा इधर नाम्स हैं, नेम्स हैं, ठीक है ना, इतने ज़्यादा इधर नेम्स हैं। उनको आपने रिमेंबर अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ी थोड़ी भी ना इंफॉर्मेशन हो आपके पास तो आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से, कोई इतना ख़ास मसला नहीं होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम 3.3 को देखेंगे।